हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपको मैंने डिटेल में पिछले 2-3 लेक्चर्स में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। उसका स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो जंक्शंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी है। आप प्लीज़ वो लेक्चर्स जो है ध्यान से जाके सुनिए। आपको पता है कि ये लेक्चर्स जो है बहुत डिटेल में बन रहे हैं। एक बार अगर आपने ये लेक्चर्स प्रॉपरली सुन लिए और अच्छे से तैयार कर लिए तो आपकी 80 to 90% जो तैयारी है बायोलॉजी की वो कवर हो जाएगी। अब मैं 100% क्यों नहीं बोल रहा? देखो, अगर एक प्रदीप की बुक लोगे, आप ट्रूमैन्स की बुक लोगे, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं होगी। कुछ पॉइंट्स आपको प्रदीप में ज़्यादा मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको ट्रूमैन में ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे ही किसी भी स्टैंडर्ड बुक ले लो तो कोई भी बुक कंप्लीट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग होगा ही होगा। तो इसी तरीके से हमारे नोट्स जो है वो 90% आपके जो है सिलेबस को कवर कर लेंगे। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, वो जो 10% मार्जिन है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो 10% मार्जिन सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके हो सकता है। आप अच्छे से चेक कर लीजिए, किसी भी चैनल पे आपको इतना डिटेल में जो है समझाया नहीं गया होगा, बहुत ही रेयर हो सकता है। लेकिन अगर आप यहां से प्रॉपरली नोट्स बना लेते हैं हमारे चैनल के, ठीक है, इस चैनल के प्रॉपरली बायोलॉजी के नोट्स या फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स बना लेते हैं, तो क्या होगा, आपका 90% सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा, ये गारंटी है। उसके बाद जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो सारी चीजें आपको बताई है हमने। अगर आप वो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी साथ साथ में प्रैक्टिस करने लग जाते हो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। डन, ठीक है। तो होप आपको सारा अभी तक अच्छे से समझ आया है। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट करो, है ना, नंबर आपके पास है। नहीं है तो प्लीज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या मैसेजेस में कहीं ना कहीं आप मैसेजेस में भी हमारा जो कमेंट है वहां पे भी आप हमें सारे मैसेज कर सकते हो। डन, तो ध्यान से समझो। अब आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल। देखो, सेल वॉल जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इसमें उतने पॉइंट्स नहीं बनते। मेन सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा बहुत, और फंक्शंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इसमें हम सारे पॉइंट्स करेंगे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर सेल वॉल जो है, अगर इसको डिफाइन करो तो ये क्या है? इट इज आउटर नॉन लिविंग, it is outer non-living rigid permeable protective covering which provides strength to plant tissue। तो सेल वॉल जो है क्या है? आउटर कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। दूसरा पॉइंट नॉन लिविंग है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो सेल वॉल है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। रिजिड है, परमिएबल है, मतलब ये सॉल्वेंट की और सोल्यूट की मूवमेंट्स को जो है वो फ्रीली होने देता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट टिश्यू को। ये देखो, ये सारी डेफिनेशन में ही मैंने आपको सेल वॉल की प्रॉपर्टीज बता दी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि सेल वॉल जो है डिस्कवर किसने की थी? तो आपको याद होगा जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल वॉल नहीं, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और मैंने बताया था आपको कि जब माइक्रोस्कोप में उसने रॉबर्ट हुक ने देखा था टिश्यू, कॉर्क टिश्यू, तो एक्चुअली उसको क्या दिखा था? उसको सेल वॉल दिखी थी। तो ऑब्वियसली सेल वॉल की डिस्कवरी किसको जाएगी? रॉबर्ट हुक को। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। फिर सेल वॉल किस किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है? फाउंड इन, सबसे पहले किंगडम मोनिरा, फाउंड इन किंगडम मोनिरा। और बेस्ट एग्जांपल क्या है मोनिरा की?
बैक्टीरिया है ना, याद है आपको। यहां पे एक्सेप्ट किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं थी, वहां पे याद रखने वाला पॉइंट है ये, माइकोप्लाज्मा लिखवाया है मैंने आपको जब बैक्टीरिया पढ़वाया था, यहां प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, वहां पे लिखा था मैंने कि सेल वॉल जो है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो जो सेल वॉल है किंगडम मोनिरा में मिलेगी, कुछ प्रोटिस्ट्स में मिलेगी, सम प्रोटिस्ट्स। 5 किंगडम्स है हमारी, किंगडम मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया। तो लगभग मोनिरा में मिलती है क्योंकि बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। फिर कुछ प्रोटिस्ट, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं लेकिन उनमें से कुछ में होती है, जैसे किस में होती है, डायटम्स। डायटम्स में सेल वॉल होती है। ठीक है, और किस में मिलती है, फंगस में, तो किंगडम फंजाई में भी सेल वॉल होती है और प्लांट्स में होती है। तो 4 किंगडम में सेल वॉल है। बिल्कुल किस किंगडम में सेल वॉल नहीं है, एनिमल किंगडम में कोई भी सेल वॉल नहीं है। किंगडम प्रोटिस्टा के सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। ये जब आपको किंगडम्स पढ़ाऊंगा मैं, आपको और ज्यादा अच्छे से एग्जैक्टली पता चल जाएगा किस ऑर्गेनिज्म में है या किस ऑर्गेनिज्म में नहीं है। तो एक बार हमने ये पढ़ लिया। अब कंपोजिशन, क्या सेल वॉल की कंपोजिशन हर जगह सेम है? मतलब फंगस की सेल वॉल और प्लांट की सेल वॉल क्या सेम केमिकल कंपाउंड से बनी है? नहीं। तो हमें कंपोजिशन का भी ध्यान रखना है। हमें कंपोजिशन का भी ध्यान रखा है। तो सबसे पहले जो किंगडम मोनिरा का ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया लेते हैं हम। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किससे बनी है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये केमिकल कंपाउंड जो है आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से, ये याद रखना है। ठीक है, फिर इसको म्यूरिन भी कह देते हैं, याद रखना, इसको म्यूरिन भी कह देते हैं। हो गया। फिर बैक्टीरिया के बाद आई प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कोई है डायटम्स, तो डायटम की जो है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉर्मल सेलुलोज, जैसे प्लांट्स का होता है, तो इसको हम सेलुलोज ही बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद आए फंगस, फंजाई। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। ठीक है, अब ये काइटिन क्या है? तो देखो काइटिन जो है वो मैं यहां पे लिखूंगा, अब आपने साथ साथ नोट्स में अपने लिखना है। ठीक है, चलो यही लिख लेते हूं मैं। जो काइटिन है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, कितनी जगह हेटेरो लिखा है, कितनी जगह होमोपॉलीसेकेराइड लिखा है, तो लिखना आप पॉलीसेकेराइड याद रखो, सिंपल अभी के लिए। ठीक है, जब आपको फंगस पढ़ाऊंगा मैं तब आपको और डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो काइटिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। सेकेराइड टर्म किसके लिए यूज होती है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब काइटिन जो है एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से बना है। पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब था? जैसा आपको मैंने बताया था, ये जो दीवार है इट इज अ पॉलीमर, द वॉल इज पॉलीमर ऑफ ब्रिक्स। तो ये दीवार किससे बनी है? ब्रिक से। तो ब्रिक हो गया मोनोमर, दीवार हो गई पॉलीमर। वैसे ही काइटिन जो है वो एक पॉलीमर है और जिस चीज से बना होगा वो काइटिन का मोनोमर होगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए हम पॉलीमर से बेटर टर्म यूज कर सकते हैं, पॉलीमर भी कर सकते हो, लेकिन पॉलीमर एक जनरल टर्म है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के लिए टर्म यूज करते हैं हम पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड जो है स्पेशली कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होती है, और पॉली का मतलब आपको पता है जो बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलके बनाओ। तो काइटिन जो है इट इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ
यहां पे लिख देता हूं मैं, काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। देखो अभी आपको ये बड़े बड़े वर्ड लग रहे हैं, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको ये चीजें बिल्कुल बाद में नॉर्मल लगने लगेगी। जितना रिवीजन करोगे उतना ये सारी चीजें आसान लगने लगेगी। और आपके इन सब्जेक्ट्स में यहां जो मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिसमें नीट के आने के चांसेस ना हो। जो चीज मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं वो नीट में आने के चांसेस उसके होंगे, तभी मैं उसको पढ़ाऊंगा। एक लेवल से ज्यादा भी नहीं कि हम बहुत ही ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा लेवल में जाके जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है वो भी हम यहां पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक एक वर्ड जो है जो नीट में कभी ना कभी पूछा गया है या जिसके पूछने के चांसेस हैं, वही ये चीज हम यहां पे करेंगे। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड इज काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मिलेंगे और काइटिन बनाएंगे। मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन क्या है? मोनोमर है ना, ये मोनोमर हुआ। और काइटिन क्या हुआ? पॉलीमर हुआ। इस हिसाब से तो फंगस की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है, और काइटिन जो है पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। ठीक है, इसके बाद देखो मोनिरा हो गया, बैक्टीरिया बता दिया इसमें मैंने, प्रोटिस्ट हो गया, फंगस हो गया, और अब आ गया हमारा प्लांट। तो प्लांट्स का मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अब फोर्थ कौन है? कंपोजिशन किसकी पढ़नी है हमने? प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स में ध्यान से समझो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। अब प्लांट की सेल वॉल जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बनी होती है। मेन चीज क्या है? मेन चीज है सेलुलोस। और क्या चीजें हैं? और है हेमीसेलुलोस, और कुछ और चीजें जो है इस सेलुलोस और हेमीसेलुलोस में ऐड हो सकती है, और कोई केमिकल भी अंदर हो सकते हैं, जैसे कि पैक्टिन और वाटर वगैरह हो सकता है ना। ये सारी चीजें, कुछ प्रोटीन्स वगैरह हो सकते हैं, बट मेन जो है वो सेलुलोस और हेमीसेलुलोस है। जहां पे पैक्टिन या सुबरिन या लिग्निन ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, जहां पे कोई चीज ऐसी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मेन प्लांट, अब आज तक आपने सेलुलोस पढ़ा था, तो अगर चार ऑप्शन में आए सेलुलोस लिखा हो और इनमें से कोई चीजें ना लिखी हो और कोई अजीब अजीब केमिकल्स लिखे हो, तो ऑब्वियसली आप सेलुलोस लिखोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे आए प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस, और बी में एक ऑप्शन में हो सेलुलोस, दूसरे ऑप्शन में हो हेमीसेलुलोस, और सी में लिखा हो बोथ, है ना, तो आप किसको लिखोगे? आप बोथ लिखोगे। ऐसे मत सोचना कि नहीं हमने सेलुलोस पढ़ा था तो हेमीसेलुलोस प्लांट सेल वॉल में होता ही नहीं है। नहीं, देखो आज तक आपने सेलुलोस पढ़ा था, अब एक स्टेप आप ऊपर जाओगे। जैसे ही 10th से आप +1 में आते हो, आपका जो लेवल है एजुकेशन का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, चीजें आप बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने लगते हो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं सेलुलोस की। सेलुलोस क्या है? तो सेलुलोस जो है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड है। अब ये होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है ना? पॉलीसेकेराइड तो आपको मैंने समझा दिया। पॉलीसेकेराइड मतलब जो बहुत सारे छोटे छोटे सेकेराइड से, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनाओ। होमो का मतलब है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जो ये सेलुलोस बना रहे हैं वो सेम है, कोई अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके सेलुलोस नहीं बना रहा, एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के बहुत सारे नंबर मिलके सेलुलोस बना रहे हैं। ये मतलब होता है होमो का। अगर मैं हेटेरो पॉलीसेकेराइड बोलूं तो हेटेरो का मतलब होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 2 या 3 या 2 से ज्यादा जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स मिलके और उनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके
पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं तो हम बोलेंगे हेटेरो पॉलीसेकेराइड। समझाने के लिए, जैसे अगर ए ये एक कोई कार्बोहाइड्रेट है, अब जब ये सारे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। अब ये पॉलीसेकेराइड में देखो सिर्फ ए ही है, कोई और नहीं है, तो ये हो गया होमोपॉलीसेकेराइड। और अगर ये ए कार्बोहाइड्रेट है, बी बी, दो कार्बोहाइड्रेट्स मिलके, है ना, देखो दो है मेन ए और बी, उन्हीं का नंबर मिलके जो है पॉलीमर बना रहा है या पॉलीसेकेराइड बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरो पॉलीसेकेराइड, क्योंकि इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके पॉलीसेकेराइड बना रहा है। तो होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरो पॉलीसेकेराइड आपको समझ आ गया? गुड, ठीक है। तो सेलुलोज जो है वो हमारा है होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और सेलुलोज बनाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ रहे हैं हम, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। फिर जो हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज जो है वो एक, अब आप अच्छे से नोट्स में बनाना, जैसे आपके पेज पे जगह बने आप वैसे बनाना। हेमीसेलुलोज इज हेटेरो पॉलीसेकेराइड ऑफ, हेटेरो पॉलीसेकेराइड मतलब हेमीसेलुलोज में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। हेटेरो से तो इतना समझ आ गया। अब कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होंगे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मैक्स जी। ठीक है, नॉर्मली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये ट्रिक है एक मैक्स जी। एम से है मेनोस, तो हेटेरो पॉलीसेकेराइड ऑफ मेनोस। ए से है आर्बिनोस, एक्स से है जाइलोस और जी से है गैलेक्टोस। मतलब हेमीसेलुलोज इज अ हेटेरो पॉलीसेकेराइड ऑफ मेनोस, आर्बिनोस, जाइलोस एंड गैलेक्टोस। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, किस किस के? मेनोस के, आर्बिनोस के, जाइलोस के, गैलेक्टोस के, इन चीजों के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके हेमीसेलुलोज बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? फिर जो पेक्टिन है ये भी एक हेटेरो पॉलीसेकेराइड है, हेटेरो पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड गैलेक्टयूरोनिक एसिड। ठीक है, थ्योरी में बहुत कम चांसेस है इनके, लेकिन हाँ एमसीक्यूज में इन चीजों के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो पेक्टिन जो है वो हेटेरो पॉलीसेकेराइड है, किसका? ग्लूक्यूरोनिक एसिड और गैलेक्टयूरोनिक एसिड। हेमीसेलुलोज जो है वो भी हेटेरो पॉलीसेकेराइड है, किसका? मेनोस, आर्बिनोस, जाइलोस और गैलेक्टोस का। और जो सेलुलोस होता है वो होमोपॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का। फ्यूचर में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, जैसे देखो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी टाइप है, उसमें से एक है स्टार्च, एक है स्टार्च। ध्यान से समझो, इधर के लिए नहीं है बट वैसे जनरल नॉलेज। स्टार्च, अब स्टार्च जो है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। अब वो जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट में डायरेक्टली ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वो ग्लूकोज जुड़ता है, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते हैं और होमोपॉलीसेकेराइड बनाते हैं स्टार्च। अब आप बोलोगे ग्लूकोज ही मिलके यहां पे सेलुलोज बना रहा है, ग्लूकोज ही मिलके वहां पे स्टार्च बना रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल मिलके अलग अलग चीजें कैसे बना रहे हैं? इसका सिंपल सा एक बेसिक सा दिमाग लगाओ। देखो ये दीवार जो है, अगर इसको हमने जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को सीधा सीधा रख लिया तो ये दीवार बन गई। कैसी है ना, मतलब एक फ्लैट टाइप की, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो साइज हमने दिया होगा। लेकिन उन्हीं ब्रिक्स को आप थोड़े एंगल में जोड़ो तो वो गुंबद भी बन जाता है।
है ना, उन्हीं ब्रिक्स को आप एक पिरामिड की शेप में भी बना सकते हो। तो देखो एक ही ब्रिक मॉलिक्यूल के अगर अलग अलग बॉन्ड, उनके जोड़ने का तरीका अलग हो जाए तो अलग अलग मोनोमेंट्स बन जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली इनके साथ भी यही होता है कि ग्लूकोज के अलग अलग बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से, कि बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ओवरऑल जो है मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो सकता है। तो सेलुलोज भी ग्लूकोज से बना है, स्टार्च भी ग्लूकोज से बना है, और एक एनिमल्स में जैसे हम में जब हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्च खाते हैं, है ना, डाइजेशन में और डिटेल में आपको समझ आएगा। जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म खाते हैं, मतलब जैसे राइस खाया, चावल खाया, आलू खाया, इन सारी चीजों में स्टार्च ज्यादा होता है। तो वो स्टार्च बाद में देखो किससे बना है, ग्लूकोज से। तो वो स्टार्च जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमें ग्लूकोज मिलेगा। फिर जितना ग्लूकोज बॉडी को रिक्वायर्ड होगा उतना एनर्जी डिराइव हो जाएगी उस ग्लूकोज से, और जो बाकी ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है, वो हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो देखो ग्लूकोज ही मिलके सेलुलोज बनाता है, ग्लूकोज ही मिलके स्टार्च बनाता है, ग्लूकोज ही मिलके ग्लाइकोजन भी बनाता है। तो एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में कभी ना कभी आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होना कि ग्लूकोज तो मिलके सेलुलोज बनाता है, ये स्टार्च कैसे बन गया, ग्लूकोज तो मिलके स्टार्च बनाता है, ये ग्लाइकोजन कैसे बन गया। ठीक है, ये तीनों चीजें कौन कौन सी, सेलुलोज और स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये तीनों चीजें ग्लूकोज से ही बनी है, बस उनके बॉन्ड्स के जो लिंक हैं वो अलग है, वो भी आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, इतना समझ आ गया अभी के लिए। तो देखो कंपोजिशन आपको मैंने समझा दी। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। फिर डायटम्स, प्रोटिस्टा की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी है। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी है। इतना समझ आ गया। और काइटिन क्या है, काइटिन एक पॉलीमर है, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा। वो छोटा मॉलिक्यूल कौन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAG ऐसे भी लिख देते हैं इसको, कैपिटल NAG। ठीक है, फिर फाइनली हम आगे प्लांट्स पे। तो प्लांट की सेल वॉल में बहुत सारी चीजें होती हैं, मेन हमने कौन सी बोलनी है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। सेलुलोज जो है वो होमोपॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का, मतलब सेलुलोज में सिर्फ ग्लूकोज जो है जुड़ के वो सेलुलोज बनता है, कोई और मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है। और हेमीसेलुलोज जो है वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, मैक्स जी, है ना, नहीं तो थोड़ा नाम भूल जाते हैं, लेकिन मैक्स जी जो है मुझे याद रहता है ऐसे। ठीक है, मेनोस, आर्बिनोस, जाइलोस, गैलेक्टोस। और फाइनली पेक्टिन जो है ये भी एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है ऑफ ग्लूक यूरोनिक एसिड, गैलेक्ट यूरोनिक एसिड। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक टर्म है मिसल्स। सिर्फ उस टर्म के लिए मैं आपको यहां पे ये अगला जो फैक्ट है ये बताने वाला हूं, इसको स्टार करके या नोट करके लिख देना आप। ठीक है, स्टार करके या नोट करके लिख दो। देखो 6000 डी ग्लूकोज molecules join and form one cellulose molecule। एक बात इसके लिए नहीं बताया मैंने, इसके बाद के लिए बताया कि जो सेलुलोस मॉलिक्यूल है ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं मिसल्स। मिसल्स ये याद रखना है। और मिसल्स जो हैं मिलके छोटे छोटे फाइबर्स बनाएंगे, उनको बोलेंगे हम माइक्रोफाइबर्स, माइक्रोफाइबर्स या माइक्रोफिब्रिल्स। और माइक्रोफिब्रिल्स मिलके क्या बनाएंगे, मैक्रोफिब्रिल्स। और ये जो मैक्रोफिब्रिल्स होते हैं ये जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन में, देखो जब सेलुलोज बनता है डायरेक्टली सेलुलोज पहले नहीं बनता, पहले हेमीसेलुलोज की बेस बनती है। ये आपको मैं सेल वॉल फॉर्मेशन समझाऊंगा अभी इसी लेक्चर में, अगले पार्ट में समझाऊंगा मैं आपको। पहले
हेमीसेलुलोज की ऐसे एक बेस बनती है, फिर उसमें जो सेलुलोज के या माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो आके ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो पहले हेमीसेलुलोज का मैट्रिक्स बनता है, बाद में उसमें सेलुलोज के फाइबर्स आके डिपॉजिट होते हैं, ये याद रखना है। तो दीज मैक्रोफिब्रिल्स these macrofibrils of cellulose gets deposited in matrix of हेमीसेलुलोज। ठीक है, ये याद रखना है आपने। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे, देखो सेल वॉल की डेफिनेशन, उसकी डिस्कवरी, फिर कंपोजिशन, और सेल वॉल जो है थोड़ा सा ये वाला एक पॉइंट मिसल्स की वजह से आपको मैंने बताया, ये एक बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये टर्म जो है, तो मिसल्स जो टर्म है यहाँ पे सेलुलोज से रिलेटेड है। इतना अब यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब जो है एक हम छोटी सी डायग्राम बनाएंगे जिसमें मैं आपको सेल वॉल की पोजीशन बताऊंगा कि सेल वॉल कैसे प्रेजेंट होती है, और डायरेक्टली जो सेल वॉल है इसकी भी सब लेयर्स होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, एक वो डायग्राम हमने थोड़ी सी समझनी है। उससे आपको और समझ आ जाएगा कि सेल वॉल जो है मेन उसका स्ट्रक्चर कैसे है और प्लांट सेल में वो कैसे पड़ी होती है। ठीक है।